हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मनीष उपाध्याय और हम यहाँ पे कर रहे हैं बिहार दरोगा की पीवाई जो 2008 से लेकर के 2025 तक आए हुए हैं। वे सारे पीवाई क्यू हम कर रहे हैं सेक्शन वाइज। हमने यहाँ पहली 2 क्लासें ली हैं, उसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स को मिलाकर के लिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, सेक्शन वाइज उसको डिवाइड किया है। तीनों को एक साथ इसलिए लिया ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि भाई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कैसे रहते हैं, और फिर अलग अलग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये भी पता लग सके कि डेप्थ क्या रहती है क्वेश्चन की, और आपको टॉपिक वाइज समझ में आ सके। इसके अलावा ये भी एक हेल्प हो जाती है इसमें कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो बार बार हमें सॉल्व ना करने पड़े। ठीक है, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है, आपसे पूछा गया है यहाँ पे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। वैसे तो आप इस प्रश्न को देखेंगे तो ये भी रिपीटेड है, बट हाँ, अलग जगहों पे इसका फॉर्मूला नहीं पूछा गया था। अगर हम बात करें बेकिंग सोडा की, अगर हम बात करें बेकिंग सोडा के बारे में, तो बेकिंग बेकिंग सोडा ये होता है NaHCO3। इसे हम कह सकते हैं सोडियम सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनेट। ये सोडियम के लिए है और ये हाइड्रोजन के लिए, और ये CO3 जहां कहीं भी होगा ये कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। इसी को कहीं कहीं आपने लिखा देखा होगा सोडियम सोडियम बाई कार्बोनेट। अच्छा, इसकी खास बात क्या है कि इसमें कोई भी पानी नहीं जुड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलन वाटर या क्रिस्टल वाटर कहते हैं, वो इसमें नहीं जुड़ा होता है। जैसे आप देखेंगे इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे 10H2O जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे 10H2O जुड़ा हुआ है। ये जो फॉर्मूला है ये वाला, इसमें आपको पानी मिल जाएगा, क्रिस्टलीय जल मिल जाएगा, या जो अणु है उसके साथ 10 मॉलिक्यूल और मिल जाएंगे पानी के। ये है, ये किसका है, तो ये है धावन सोडा। ये क्या है, धावन सोडा। सोडा जो शब्द है वो सोडियम के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या है बेकिंग सोडा। बेकिंग का मतलब समझते हैं, पकाने वाली चीजों को क्या कहते हैं, बेकिंग कहा जाता है, पकाने को बेक कहा जाता है। सो बेकिंग सोडा मतलब जो सोडा खाना पकाने में प्रयोग होता है। अगर इसकी हम बात करें तो ये कहाँ पे होगा, तो ये खाने को कुरकुरा बनाने में या कड़क बनाने में, और इसका कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भाई इसको जब भी गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या निकलती है, ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, इसका मतलब ये क्या होगा, खाने को फुलाने में, जैसे कचौरियां फूलनी चाहिए तो ये खाने को फुलाने में इसका इस्तेमाल होता है। और क्या करता है, तो ये आपने इनो वगैरह देखा होगा, उनमें ये मिला हुआ रहता है, जलजीरे के साथ भी इसको मिला करके दिया जाता है। अब उसमें होता क्या है, अब ये जैसे ही पानी के साथ रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, तो उसकी वजह से क्या करेगा, ये चीजों को फुलाता है, या पेट में अगर जैसे गैस जैसी प्रॉब्लम है तो उससे निजात दिलाता है। या ये कहते हैं कि ये एसिडिटी को कम करने में को कम करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये क्या करता है, तो ये एंटीसेप्टिक है, अर्थात ये क्या करता है, घाव को सड़ने से रोकता है, या ये कहिए कि घाव भरने में हेल्प करता है। तो ये कैसा है, एंटीसेप्टिक के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी बात किसके बारे में हो रही है, तो ये हो रही है NaHCO3 के बारे में। इसके बारे में हमने बात यहाँ पे करी है। ठीक है, और ये वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये तो धावन सोडा का ही हो गया, ये वाला भी और ये वाला भी। अब कहेंगे आप भाई ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सोडियम बेकिंग सोडा के साथ या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कभी भी क्रिस्टल वाटर नहीं हो सकता है। सो क्रिस्टल वाटर नहीं है, इसलिए फॉर्मूला तो ठीक लिखा हुआ है, बट क्रिस्टल वाटर होने की वजह से ये फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। इस वाले प्रश्न में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि मीथेन को यदि हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएं तो हमको हीट मिलती है, बाकी और भी कुछ चीजें मिलती हैं। वो चीजें क्या हैं, आपको इन जो ऑप्शंस हैं इनको देख करके बताना है। अब जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो हो क्या रहा है, CH4, और इसकी ऑक्सीजन से क्रिया करवा रहे हैं। ये जो क्रिया है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं, इसी को जलाना कहते हैं, इसी को ज्वलन कहते हैं। तो ये असल में हो क्या रहा है, मीथेन को जलाया जा रहा है। अब मीथेन को जलाया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये क्या करेगा, यहाँ पे CO2 बन जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO2 बन जाएगी, इसके साथ
प्लस यहाँ पे अब क्या होगा, पानी बनेगा। क्या बनेगा, H2O। भाई इसके साथ ऑक्सीजन ने क्रिया करी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। जब इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्रिया करेगी तो क्या बनेगा, इनमें से क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पे ध्यान देंगे ऑप्शन में, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनता है, जब ऐसी अवस्था में ज्वलित किया जाए जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो। तो स्पेशली यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन की कितनी मात्रा चाहिए। सो यहाँ पे हमने क्या मान लिया है कि इसको हमने ओपन में जलाया है। खुले में जलाएंगे तो खुले में ऑक्सीजन 21% उपलब्ध है, इसका मतलब भरपूर ऑक्सीजन है। भरपूर ऑक्सीजन होगी तो कोई भी चीज जल करके क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेगी, कोई भी कार्बनिक चीज जलेगी। अगर कार्बन की मात्रा ज्यादा हो, ऑक्सीजन कम पड़ जाए, जैसे बंद कमरे में या बंद भट्टी में अगर जलाएंगे, तो हाँ उस अवस्था में कार्बन मोनो निकल सकता है। बट यहाँ तो खुला हुआ है, क्योंकि उसने कहीं भी बंद नहीं कहा है। बंद नहीं कहा, इसका मतलब यहाँ भी कार्बन मोनो और यहाँ भी कार्बन मोनो, इसलिए ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ये तो हट जाएंगे। हमारे पास बचा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल। और अब कोई भी चीज जलती है तो उससे क्या निकलती है, उससे ऊष्मा निकलती है। इसका मतलब हमारा इक्वेशन ये पूरा हो गया। और हमसे वो ये दो चीजें जो मिस हो गई थी इनके बारे में पूछा था कि यहाँ जो गैप है उसमें कौन सी चीज आएगी, किसको भरा जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस वाले प्रश्न को आप देखेंगे तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड। अब ये जो प्रश्न है ये बड़ा, आप कह सकते हैं कि जैसे कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें थ्योरी काम करती है, सिद्धांत काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फैक्ट बेस्ड होते हैं जिनमें आपको डाटा रटना पड़ता है। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो ये क्या है, कोबाल्ट ऑक्साइड है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि हर बार आपसे कोबाल्ट ही पूछेगा, भाई अगली बार प्रश्न को बदल के पूछ सकता है निकेल ऑक्साइड कैसा रंग प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए क्या करना है हमको, उसके लिए हमें ये टेबल याद कर लेनी है। यहाँ पे अगर आपको कांच में गहरा नीला रंग चाहिए तो कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से मिलेगा। पीला रंग अगर चाहिए कांच में तो हमको फेरिक ऑक्साइड उसमें डालना पड़ेगा। अगर हरा रंग चाहिए कांच का तो हमको कांच में क्या करना पड़ेगा, सोडियम क्रोमेट मिलाना पड़ेगा। लाल रंग चाहिए तो क्यूप्रस ऑक्साइड मिलाना पड़ेगा। चटक लाल रंग चाहिए तो कैडमियम सल्फाइड मिलाना पड़ेगा। और अगर नारंगी रंग चाहिए तो हमको सिलेनियम ऑक्साइड और पिकॉक नीले के लिए क्यूप्रिक लवण मिलाना पड़ेगा। नींबू जैसा अगर पीला चाहिए तो कैडमियम सल्फाइड एंड सल्फाइट, इसको ट करिए यहाँ पे, ट। और यहाँ पे अगर बैंगनी से हल्का अगर थोड़ा करना है, हल्का बैंगनी करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें मिलाना पड़ेगा। तो ये आप एक रफ टाइप से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आप इस वाले प्रश्न में देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि भाई सबसे कम प्रदूषण किससे होता है। अब प्रदूषण किससे होगा, तो प्रदूषण का मतलब क्या है, वो भी तो निर्भर करता है कि आप प्रदूषण मान किसको रहे हैं। तो कोई भी चीज यदि एक लिमिट से ज्यादा है तो वो हर एक चीज प्रदूषण कहलाती है। कुछ भी हो सकता है वो, जैसे मिट्टी में जो जो चीजें होनी चाहिए, यदि कोई भी चीज उनमें से एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, मृदा प्रदूषण हो जाएगा। ऐसे ही हमारी हवा में जो जो गैसें होनी चाहिए, यदि उनमें से कोई अपनी लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे, प्रदूषण कहेंगे। इसके अलावा प्रदूषण की एक ये भी डेफिनेशन हो सकती है कि जो चीजें मनुष्य के शरीर के लिए या जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हैं, यदि वो ज्यादा मात्रा में हो जाती हैं तो उनको हम क्या मानते हैं, प्रदूषक मानते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सांस लेते हैं तो वो निकलता है, और फिर उसी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग पौधे करते हैं प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। तो ये तो हुई कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरी बात। लेकिन अगर ये 0.03% से ज्यादा बढ़ के हो जाएगा तो वैसी कंडीशन में क्या करता है, ये गर्मी का प्रभाव पैदा करता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसके अलावा ये क्या करता है, बहुत सारी और भी समस्याओं को जन्म देता है। भाई गर्मी बढ़ेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी ही होंगी। तो कुल मिलाकर के कार्बन अगर अवेलेबल है तो वो गर्मी बढ़ाएगा, वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो कार्बन अपने आप में क्या है, एक पॉल्यूटेंट है अगर वो एक लिमिट को क्रॉस करता है तो। अब यहां पे हमसे क्या कह रहा है, इनमें से हमें कैसे पता करना है कि कौन सा कम प्रदूषण करेगा। भाई कोयले को हम जलाएंगे तो कोयले में क्या है, कोयले में बहुत बड़े बड़े जैसे मान लीजिए C40 C50 कार्बन के इतने इतने परमाणु होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चेन होती है। और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, राख भी होती है। राख भी होती है तो ये क्या होगी, धुएं के रूप में ये
एटमॉस्फेयर में जाएगी, फिर वही धुआं हमारे फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों में जाकर के क्या करेगा, श्वसन संबंधी समस्याओं को पैदा कर सकता है। इसका मतलब ये तो सबसे खतरनाक, ये जो भी ऑप्शन दिए हुए उनमें सबसे खतरनाक यही पॉल्यूटेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई डीजल की हम बात कर लेते हैं। डीजल में भी आप देखेंगे तो C20 तक के इसमें क्या होते हैं, कार्बन कण होते हैं, इतने इतने कार्बन के कण होते हैं, फिर उनके साथ हाइड्रोजन, सल्फर वगैरह ये सारी चीज भी लगी होंगी। इसका मतलब जब इसको जलाएंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में निकलने वाली है। इसका मतलब ये क्या हो गया, अगर ये पहले नंबर पर है तो ये हो गया दूसरे नंबर पर। सीएनजी की बात करें तो इसका मेन जो कंपोनेंट होता है वो ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन मतलब, ब्यूटेन का मतलब है इसमें कार्बन के 4 हैं, तो इसका मतलब एक ब्यूटेन को जलाएंगे तो कार्बन के 4 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगी कुल मिलाकर के। ठीक है, इसका मतलब ये तीसरे नंबर का हमारे पास क्या हो गया, पॉल्यूटेंट हो गया। अगर एलपीजी की बात करें, सीएनजी की बात करें, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये एलपीजी की बात करें तो इसका मेन कंपोनेंट क्या है, ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन में कार्बन के 4 होते हैं, कार्बन के 4 कार्बन को आप जलाएंगे तो आपको 4 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगी। इसका मेन कंपोनेंट क्या है, ब्यूटेन है। अगर सीएनजी की हम बात करें तो सीएनजी का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है मीथेन। इसका मतलब इसमें कार्बन कितना है, एक कार्बन है। तो जब आप जलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, CO2 का एक अणु मिलेगा, और इनको जलाओगे तो आपको पानी के 2 यहाँ पे मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। और पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता नहीं है। ऑलरेडी अगर हम मनुष्य की ही बात कर लें तो हमारे शरीर का लगभग 75% हिस्सा पानी से ही बना हुआ है। इसका मतलब ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। तो कुल मिलाकर के अब इससे हमें क्या पता चला, वो हमसे पूछ रहा है सबसे कम प्रदूषण किससे होगा, इसका मतलब सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड किससे निकलेगी, तो सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड किससे निकलती है, वो सीएनजी से निकलती है। यहाँ पे एलपीजी का मतलब है लिक्विड या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का मतलब यहाँ पे है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का जो मेन कंपोनेंट है वो मीथेन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आप देखेंगे अमलगम क्या है। ये कह रहे हैं एक तरल पारा मिश्रित धातु है, एक ब्रोमीन मिश्रित गैस है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, और उपरोक्त सभी है। तो एक साथ तो सारे के सारे हो नहीं सकते। अमलगम का मतलब क्या होता है, अ, अमलगम, अमलगम, अमलगम का मतलब होता है पारा प्लस अन्य धातु या अधातु या उपधातु। और जब किसी धातु के साथ कोई अन्य धातु, उपधातु या अधातु मिलाया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। पारे की अगर हम बात कर लें तो पारा क्या है, पारा ये लिक्विड फॉर्म में होता है, एकमात्र एकमात्र तरल या कह सकते हैं द्रव धातु। होती कैसी है, तो ये चमकीली है, ये कैसी है, चमकीली है, लोहे से भारी है, लोहे से भारी है। तो इसका मतलब इसमें लोहा क्या करेगा, इसमें लोहा तैरता रहेगा। जबकि ये क्या है, सोने से हल्की है, सोने से हल्की है। इसका मतलब अगर इसमें लोहे का सिक्का डाला जाए तो वो तैरेगा, और इसमें सोने का सिक्का डाला जाए तो वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। और हर एक धातु क्या होती है, विद्युत की, ये भी विद्युत की क्या होगी, सुचालक होगी, सुचालक होगी। हर एक धातु क्या करती है, आवाज उत्पन्न करती है, अर्थात ये कैसी होगी, सोनोरस होगी। ये कैसी होगी, ध्वनि उत्पन्न करने वाली धातु है। तो कुल मिलाकर के हमसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक तरल पारा मिश्रित धातु है। मिश्रित धातु मतलब मिश्र धातु की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो अमलगम क्या है, पारे की मिश्र धातुओं को अमलगम कहा जाता है। वो भले पारा किसी भी धातु के साथ आपने मिलाया हो, हर कंडीशन में उसको अमलगम ही कहा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। इस प्रश्न में आप देखेंगे कि धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई CO गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, या CH4 गैस निकलती है। देखो कहीं भी कोई भी चीज जब सड़ती है, कोई भी चीज की अगर सड़न हो रही है, सड़न हो रही है, तो वहां से हमें दो तरह की गैसें निकलती हैं, CH4 और
CO2 भी निकलेगी, और कुछ मात्रा में क्या निकलती है वहां से, गर्मी भी वहां से रिलीज होती है, चाहे वो कोई भी चीज सड़ती हो। ये क्या होती है, ये अधिक मात्रा में होती है, ये क्या होती है, अधिक मात्रा में होती है, और ये क्या होती है सड़ने पर, ये कम मात्रा में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि दोनों ही यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें वो चुनना पड़ेगा जो अधिक मात्रा में है। इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या चूज करना है, तो हमको यहाँ पे मीथेन को चूज करना है। मीथेन ऑप्शन में नहीं होता तो हम कार्बन डाइऑक्साइड लगा देते। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो गैस निकलती है, उसका नाम क्या है, CH4। CH4 मतलब मीथेन। ये है क्या, तो ये एल्केन परिवार का प्रथम सदस्य है, ये एल्केन परिवार का है, एल्कीन परिवार का सदस्य है। ये कहां से निकलता है, तो धान के खेत से निकलेगा, और ये कहां से निकलेगा, पशुओं की जुगाली से या उनके पेट से। और ये कहां से निकलेगा, तो गोबर गैस जिसको हम कहते हैं, गोबर गैस वो भी तो सड़ने से ही बनती है, तो गोबर गैस कह लीजिए, या इसको और बढ़िया टर्म यूज करना है तो आप इसको बायोगैस कह लीजिए, बायोगैस से निकलेगा। और ये कहां से निकलता है, तो ये प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस से मिलता है हमको, उसमें ये मेन कंपोनेंट होता है। प्राकृतिक गैस के अब कई फॉर्म हो सकते हैं, प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस, ये अगर पाइप में है तो इसको पाइप्ड नेचुरल गैस कह देंगे, सिलेंडर में है तो इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कह देंगे। ठीक है, और इसका प्रयोग आजकल रसोई के रूप में भी हो रहा है और गाड़ियों में भी किया जा रहा है। ठीक है, और ये क्या है, अभी हमने इसका एक क्वेश्चन भी किया था कि ये सबसे कम प्रदूषण करने वाली गैस है, क्योंकि कार्बन इसमें कम मात्रा में है, और अगर कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन रेशियो हमको सभी हाइड्रोकार्बन्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, मीथेन गैस हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ये कह रहे हैं कि निम्न में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो भाई पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो परमाणु है वो है क्या, तो परमाणु का क्या है, ये अंदर क्या है, इसमें ये नाभिक है, और नाभिक में खासतौर से दो चीजें होती हैं, एक को हम कहते हैं प्रोटॉन, जो कैसा है, पॉजिटिव आवेश वाला है। दूसरा इसमें क्या होता है, तो इसमें न्यूट्रॉन हो सकते हैं जो अनावेशित हैं, जिनके ऊपर कोई आवेश नहीं है, और चारों तरफ कक्षाएं होती हैं जिनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो जिनमें क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब हमें यहां से एक चीज समझ में आती है कि भाई अगर मान लीजिए ये जो पूरा सिस्टम है इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो क्या कोई ऐसा हमारे पास है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, तो देखो उसको हम कह सकते हैं समस्थानिक, समस्थानिक अर्थात जिनमें क्या हो, प्रोटॉन प्रोटॉन की संख्या समान हो, समान हो, और जिसमें क्या हो, न्यूट्रॉन की संख्या कैसी हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो। अब वैसा क्या हमारे पास कोई उदाहरण है, तो बिल्कुल हमारे पास एक उदाहरण है जिसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के हमको तीन समस्थानिक दिखते हैं, एक को हम कहते हैं प्रोटियम, एक को हम क्या कहते हैं, तो एक को हम कहते हैं प्रोटियम, एक को प्रोटियम कहते हैं, इसमें एक प्रोटॉन होता है और इसमें 0 न्यूट्रॉन होते हैं, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। दूसरे को हम कहते हैं ड्यूटीरियम, दूसरे को हम क्या कहते हैं, तो ड्यूटीरियम कहते हैं दूसरे को, इसमें क्या होता है, तो एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है इसमें। तीसरे को हम कहते हैं ट्राइटियम, ट्राइटियम, इसमें क्या होता है, तो इसमें एक प्रोटॉन होता है, दो न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मतलब अब इससे आगे जितने भी होंगे, चाहे वो हीलियम हो या कोई भी, लिथियम हो, नाइट्रोजन हो, तांबा हो या कुछ भी हो, सब में आपको न्यूट्रॉन मिलेगा। ऐसा कोई तत्व नहीं हो सकता जिसमें न्यूट्रॉन ना हो, सिवाय किसको छोड़ के, सिवाय प्रोटियम को। हाइड्रोजन का ही एक रूप है, एक समस्थानिक है, एक आइसोटोप है जिसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा कोई क्या, न्यूट्रॉन। तो हमारे पास अब यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है उसने प्रोटियम नहीं लिखा है, बल्कि प्रोटियम का सिंपल फॉर्म लिख दिया है क्या, हाइड्रोजन। So, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का एक रूप, तीन में से एक रूप में नहीं देखने को मिलता है हमको कोई न्यूट्रॉन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में कह रहा है कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या हैं। ट्राइग्लिसराइड्स की बात करें तो देखो,
पहले हम प्रोटीन की बात करते हैं कि भाई प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन क्या बना होता है? तो प्रोटीन ये है अमीनो अमीनो अम्लों के पॉलीपेप्टाइड्स। कुल मिलाकर के आपको आसान भाषा में बताऊं तो इसका मतलब है कि अमीनो अम्लों से जो मिलकर के बनता है उसे प्रोटीन कहते हैं। इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन प्रमुख तत्व है। अब इसमें बाकी ऐसा नहीं कि सिर्फ नाइट्रोजन ही होता है, इसमें कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, हो सकता है इसमें कुछ कुछ में सल्फर भी होगा। बट जो मेन जो कंपोनेंट है जिसके चारों तरफ प्रोटीन बनता है, अमीनो अम्ल बनता है, वो क्या है? नाइट्रोजन है। बात कर लेते हैं अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है। तो इसका मतलब इसमें ग्लिसराइड तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन से हट गया। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसी चीज है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ये 1:2:1 में मिलने से बनती है। तो अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 में अगर हो, थोड़ा बहुत कहीं गड़बड़ हो सकता है, बहुत थोड़ा सा, बट नॉर्मली यही रूल अगर फॉलो हो रहा है तो उनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्या सीन है? तो कार्बोहाइड्रेट का सीन ये है कि जैसे अगर मैं आपसे एग्जांपल से कहूं तो एक है C6H12O6। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ग्लूकोज कह देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। और अगर ये मान लीजिए थोड़ा सा कैसा है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है बट फॉर्मूला यही सेम है, तो इसको हम फ्रक्टोज कह देते हैं, जो सबसे मीठा है। ठीक है, यही किसका फॉर्मूला है? तो यही फ्रक्टोज का भी है। तो ये सारे के सारे ऐसे ही एक है चीनी का जो रस है, या चीनी जिसको हम कह सकते हैं, गन्ने का रस, वो भी किस में आता है? वो भी कार्बोहाइड्रेट में आता है। तो मतलब जो मीठी चीजें हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट हैं, और जो मीठी नहीं है, कई बार जैसे आपने आलू को जब काटा होगा तो आपने देखा होगा आलू को जब धोते हैं तो बर्तन में नीचे एक व्हाइट व्हाइट चीज जम जाती है। वो जो व्हाइट चीज है उसे मंड कहा जाता है, स्टार्च कहा जाता है। तो वो स्टार्च क्या है? वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, जो मीठा तो नहीं होता है लेकिन है कार्बोहाइड्रेट। ऐसे ही आपने देखा होगा, आपने कोई रस्सी देखी होगी या कोई पौधा देखा होगा, उसको आप खींचते हैं तो उसमें रस्सी जैसा स्ट्रक्चर या लाइन, ऐसे धागे जैसी चीजें निकलती हैं। या लकड़ी को ही देखिए, लकड़ी क्या है? सेलुलोज से बनी हुई होती है। जो रस्सियां हैं वो सेलुलोज से बनी हुई होती हैं। सेलुलोज भी क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, इसमें भी हमने कहीं भी ग्लिसरॉइड्स की तो बात नहीं की, खनिज की बात कर लेते हैं भाई। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास खनिज और वसा बचा। तो खनिज की अगर हम बात करें तो खनिज क्या होते हैं? ये सीधे सीधे तत्वों के यौगिक। एग्जाम्पल के लिए NaCl। तो यहां पे जो खनिज है वो क्या हो गया? नमक, साधारण नमक खनिज हो गया। यहाँ पे किसका खनिज हो गया? तो ये सोडियम का और क्लोरीन का खनिज हो गया। तो खनिज क्या है अपने आप में? इसमें भी देखेंगे आप, ये नहीं आया ग्लिसरॉइड, तो इसका मतलब ये भी गया। अब हमारे पास जो भी बचा वही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कई बार क्या होता है, अगर हमको डायरेक्ट आंसर नहीं पता है, डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट लगा दीजिए, नहीं पता है बट आपको प्रोटीन भी पता है कि क्या होता है, पता है आपको कार्बोहाइड्रेट भी क्या होता है, खनिज क्या होता है, तो ऐसा नहीं, इन तीनों को हटा दीजिए तो भी जो आंसर बचेगा वहां आप पहुंच जाएंगे सही तक। अब अगर हम वसा के बारे में थोड़ी सी बात करें तो वसा क्या है? तो वसा होते हैं ये वसीय अम्लों के ग्लिसरॉइड। वसीय अम्लों के ग्लिसरॉइड्स क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो ये वसा कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? वसा कहलाते हैं। अर्थात जब वसा अम्ल और ग्लिसरीन एक दूसरे से रासायनिक बंध बना लेते हैं तो जो नई चीज बनती है उसे हम वसा कहते हैं, फैट कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार का हो सकता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। आप मोटा मोटा अगर इसको समझना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए, अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है, अगर आपने कोई ऑयल है, आपके पास कोई वसा है, वसा को आपने रखा, अगर वो मान लीजिए कि जम गया, मतलब सॉलिड फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो गया, तो उसको हम कहेंगे कि ये घी है। और अगर मान लीजिए कि वो नहीं जमा, जैसे सरसों का तेल होता है, सरसों का तेल नहीं जमेगा सर्दियों में, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हो गया एक एग्जाम्पल तेल का। तो ये तेल और घी के दो फॉर्मेट में वसाओं को डिवाइड किया जा सकता है। वैसे अगर केमिस्ट्री की भाषा में कहेंगे तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो संतृप्त होते हैं, संतृप्त होते हैं उनको घी कहा जाता है, जो असंतृप्त होते हैं उनको तेल कहा जाता है। असंतृप्त मतलब अगर कार्बन कार्बन के बीच में
डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल है तो उसको हम क्या कहेंगे, असंतृप्त वसा कहेंगे, अर्थात उसको तेल कहेंगे। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में चेन बनेगी ना, यहाँ पे आप देखेंगे ग्लिसरॉइड के बीच में और जो अमीनो अम्ल है उनके बीच में, तो उस चेन में अगर ऐसा कार्बन अवेलेबल है जिनमें सब में सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, संतृप्त वसा कहेंगे, और उसी को घी भी कहा जाता है। तेल को घी में बदलने के लिए हाइड्रोजन से क्रिया करा देते हैं जिसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, और इसके द्वारा क्या होता है, वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदला जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, रिपीट प्रश्न हो गया। आप देखेंगे हमने यहाँ पे इस चीज को किया है ना, प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन अमीनो अम्लों का क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है, इसका मुख्य तत्व क्या होता है, तो नाइट्रोजन होता है। हमसे यही पूछ लिया कि भाई प्रोटीन किससे बने होते हैं, तो प्रोटीन शर्करा से बने होते हैं। अभी हमने यहाँ पे भी देखा था कि भाई ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हैं, ये अभी हमने बात करी थी ना कि इनमें से कुछ कैसे हैं, कुछ होते हैं इनमें से मीठे, और कुछ कैसे होते हैं, मीठे नहीं होते, मीठे नहीं होते। ये अभी बात हमने करी थी। मीठे होते हैं उनको क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं। जैसे हमने वहां पे दो एग्जांपल लिखे हैं। मीठे नहीं होते इनको हम क्या कहते हैं, गैर शर्करा कहते हैं, इनको गैर शर्करा कहते हैं। आपको याद होगा हमने एक तो मंड का एग्जाम्पल लिया था और दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया था किसका, सेलुलोज का। दूसरा किसका लिया है, तो सेलुलोज का एग्जाम्पल लिया है। तो ये भी अभी अभी हमने किया था, तो बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। पूछ रहे हैं प्रोटीन किससे बने होते हैं, तो प्रोटीन किससे बने होते हैं, एमिनो एसिड से बने होते हैं। शर्करा ये तो क्या होते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं। और वसा अम्ल क्या होते हैं, तो इनसे क्या बनता है, वसा बनता है, तेल बनता है। और न्यूक्लिक अम्ल की अगर हम बात करें तो इससे क्या बनते हैं, इनसे आनुवंशिक पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं, आनुवंशिक, इनसे आनुवंशिक पदार्थ बनते हैं। आनुवंशिक पदार्थ अगर सरल भाषा में कहें तो इनसे बनते हैं डीएनए या फिर आरएनए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोटीन किससे बने होते हैं, तो ये एमिनो एसिड से बने होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए कौन सी धातु का हम पात्र लें। अब ये भी एक फैक्ट टाइप का ही प्रश्न हो गया। देखो, अगर हम लोहे को लेंगे, रेडियो सक्रिय पदार्थ है, तो ऑलरेडी हमने पिछले प्रश्नों में रेडियो सक्रियता पढ़ चुके हैं। तो रेडियो सक्रिय का मतलब क्या हो गया, उसमें से तीन तरह की किरणें निकल रही होंगी, अल्फा बीटा और गामा। इनमें से इसकी वेदन क्षमता क्या होती है, वेदन क्षमता ज्यादा होती है। ज्यादा होती है तो इस वजह से ये क्या कर जाती है, तो ये लोहा तांबा या स्टील, भाई स्टील का मतलब क्या हुआ, ये तो लोहा ही हो गया ना। स्टील में कुछ, लोहे में कुछ चीजें मिला देते हैं, जैसे हमने थोड़ा सा कार्बन मिला दिया, क्रोमियम मिला दिया, तो वो क्या बन गया, स्टील बन गया। अब वो डिपेंड करता है कि हमको स्टील किस यूज के लिए चाहिए, तो अलग अलग चीजें मिला देते हैं उसमें। इसका मतलब ये तो लोहे की मिश्र धातु होते, तो दोनों सेम ही हो गए, तो ये तो इस वजह से भी कट जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन कैसे हैं, सेम है, और किसी भी एक क्वेश्चन के दो आंसर तो नहीं होंगे। इसका मतलब ये भी गया और ये भी गया। अब बचा हमारे पास तांबा और लेड। तांबे के केस में क्या है कि तांबा भी गामा किरणों को रोक नहीं सकता। ये लोहा, तांबा या एल्युमिनियम, मैग्नीशियम जैसी धातुओं से, जैसी धातुओं से आराम से निकल जाते हैं। लोहा अल्फा पार्टिकल को तो रोक सकता है, बट कुछ मात्रा में बीटा और गामा को तो बहुत कम ही मात्रा में रोक पाता है। इसका मतलब रेडिएशन बाहर निकलता ही रहेगा। हमको बर्तन ऐसा बनाना है कि रेडिएशन को कैच करना है, उसको बंद करना है, बाहर नहीं आए, क्योंकि ये रेडिएशन बाहर आएगा तो इनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि जब वो किसी की स्किन में पेनिट्रेट होती हैं, स्किन में अंदर जाती हैं, तो वहां जितनी भी कोशिकाएं होंगी उनको डिस्टर्ब करती हैं। अब कोशिका अगर डिस्टर्ब होगी तो कोशिका क्या है, जैसे मान लीजिए घर है, घर बना हुआ है ईंटों से, ठीक है, ऐसे ही हमारी पूरी शरीर है, शरीर बना हुआ है कोशिकाओं से। तो जैसे घर को ईंट बनाती है, घर को बनाने की इकाई ईंट है, वैसे ही हमारे शरीर को बनाने की इकाई कोशिका है। अगर कोशिका डिस्टर्ब होगी तो इसका मतलब पूरा का पूरा घर ही क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इस कोशिका में परिवर्तन की वजह से हो सकता है कैंसर हो जाए, हो सकता है इसकी वजह से म्यूटेशन हो जाए, उत्परिवर्तन हो जाए, डीएनए में चेंज हो जाए, कुल मिलाकर के कोई ना कोई गंभीर समस्या हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि उस व्यक्ति की मौत ही हो जाए अगर
रेडिएशन ज्यादा हो गया, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा भाई, तांबे का भी यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, लेड का प्रयोग करते हैं। लेड क्या कर लेता है, इन रेडियो सक्रिय पदार्थों से अल्फा बीटा गामा जो कुछ भी निकलेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, रोक देता है, उसको अपने अंदर से आर पार नहीं जाने देता। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। यहां पे हमसे कहा गया है कि हैवर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो यहां पे कह रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब ये बात हो रही है, जहां भी O2 एक साथ आ जाएंगे वो क्या हो जाएगा, पेरोक्साइड हो जाता है। एल्यूमिनियम के लिए, स्टील के लिए, तो स्टील क्या है, आयरन प्लस अदर्स, ये मिश्र धातु एक नहीं, इसके लिए भी नहीं किया जाता, एल्यूमिनियम के लिए भी नहीं किया जाता, और ना ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए किया जाता है। ये किया जाता है अमोनिया के लिए। अमोनिया की बात करें तो ये क्या है, तो ये अमोनिया है। अमोनिया ये गैस कैसी है, तो ये हवा से हल्की है, ये हवा से हल्की है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी क्या खासियत है, तो इसमें तीव्र गंध आती है, तीव्र गंध वाली, ये तीव्र गंध वाली गैस है, तीव्र गंध वाली गैस है। और ये क्या होती है, मानव मानव मूत्र में, मानव मूत्र में उपस्थित। यूरिया होता है एक्चुअली मानव के मूत्र में, और जब वो डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है, तो उसकी वजह से अमोनिया बनती है। इसलिए जहां कहीं भी यूरिनेशन की जगह होती है वहां पे आप देखेंगे बहुत ही खतरनाक टाइप की बदबू आती है, वो इसी की वजह से आती है। आजकल इसका प्रयोग हम और भी अच्छी चीजों के लिए कर रहे हैं। इसका प्रयोग यूरिया बनाने में भी, यूरिया बनाने में भी प्रयुक्त। रेफ्रिजरेटर में भी आजकल इसका प्रयोग किया जाने लगा है, क्योंकि जब हम CFC का प्रयोग करते हैं तो उससे ओजोन लेयर खत्म होने लग जाती है। तो आजकल जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनमें अमोनिया का भी प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किस में अपारगम्य या अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। तो इसका मतलब ऊर्जा स्रोत क्या हो गया, ऊर्जा स्रोत का मतलब जिससे हमें ऊर्जा मिलती हो। ऊर्जा स्रोत क्या है, यहाँ पे पहले हम ये समझते हैं। तो ऊर्जा स्रोत मतलब जिससे ऊर्जा मिले, वो क्या कहलाएगा, ऊर्जा स्रोत कहलाएगा। जैसे अभी दिन की अगर हम बात करते हैं तो हमें सूर्य से ऊर्जा मिल रही होती है। पृथ्वी पे मेन जो रीजन है एनर्जी का वो सूर्य है, तो सूर्य हमारे लिए क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स हो गया। अभी सर्दियों में आप अलाव जला लेते हैं, लकड़ी जला करके बैठ जाते हैं, तो वहां पे जो लकड़ी की आग जली हुई है वो आपके लिए क्या हो गया, ऊर्जा का स्रोत हो गया। तो ऊर्जा स्रोत मतलब जहां से हमको ऊर्जा मिलती है। ये दो प्रकार का हो सकता है। अगर इसके प्रकारों की बात करें तो ये दो प्रकार का हो सकता है ऊर्जा स्रोत। भाई एक तो आप नॉर्मली जिसको करते आ रहे हैं, परंपरागत, परंपरागत, और एक क्या हो जाएगा, एक गैर परंपरागत, गैर परंपरागत। परंपरागत का मतलब पहले से ही, पहले से ही प्रयोग, और गैर परंपरागत का मतलब नया नया प्रयोग। अभी कुछ टाइम पहले ही तकनीक ने विकास किया है, इसलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें पहले से किसका प्रयोग कर रहे हैं, तो भाई मिट्टी का तेल आप पहले से प्रयोग कर रहे हैं ना, मिट्टी का तेल, वो जब से तेल की खोज हुई है तब से चला ही रहे। मोमबत्ती, वो भी लगभग मध्यकालीन यूरोप के टाइम से ही हमें मोम का प्रयोग जलाने के लिए मिलने लगा है। टॉर्च की अगर हम बात करें तो ये भी क्या हो गया, ये भी काफी पुराना स्रोत हो गया। जब से बिजली बनी है, बल्ब का जब से आविष्कार हुआ है, टॉर्च का इस्तेमाल बिल्कुल किया जा रहा है। नया नया स्रोत क्या है, तो जैसे सौर लालटेन, सौर लालटेन ये नया है, क्योंकि सौर सेल की जो टेक्नोलॉजी है वो नई है। सौर सेल की टेक्नोलॉजी कैसी है, नई है। यदि मैं अगर आपसे ये कहूं कि गैर परंपरागत में जो नाभिकीय ऊर्जा से आपको मिल रहा है वो भी कैसी है, वो भी गैर परंपरागत है। सामान्य रूप से थोड़ी ना इसका प्रयोग करते थे पहले से। अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई उपलों का प्रयोग, उपलों का प्रयोग, पशु जो गोबर करते हैं उसको सुखा लिया जाता है और उसको एज अ उपले प्रयोग किया जाता है। लकड़ी जला करके, लकड़ी जलाकर इसका प्रयोग करके आप ऊर्जा ले रहे हैं, तो ये सब किस में आएगा, परंपरागत में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे ये टोटल क्वेश्चन हो गए केमिस्ट्री के। हमने इसको दो सेक्शन ऑलरेडी, जो आपका एक क्वेश्चन मैंने देखा कि आप बार बार पूछ रहे थे कि हमने कहा कि भाई दो को सेक्शन हम छोड़ देते हैं। आप जब साइंस के पहले दो वीडियोस को देखेंगे तो उसमें हमने केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स को एक साथ किया है। बाकी के आप फिर जब तीसरा चौथा पांचवा देखेंगे तो उनमें फिर केवल
फिजिक्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और फिर हमने क्या किया है कि अब ये 4 हमने जो वीडियो हैं रिकॉर्ड किए हैं केमिस्ट्री के लिए, और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, साइंस के जो बचे हुए पोर्शंस हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की इस बात को हम यहीं विराम देते हैं। अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।